$32 billion cryptocurrency exchange, FTX, goes bankrupt. Luna has gone from $80 a token to less than $1. क्रिप्टो में स्कैम कौन सा हुआ है? टेरा लूना करके कंपनी, वो एक बहुत बड़ा स्कैम था। इतना बड़ा स्कैम बना, ऑलमोस्ट 20 से 30 बिलियन डॉलर। 2,40,000 करोड़ का। हाँ, मतलब क्रिप्टो करेंसीज आर ओनली यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज। क्रिप्टो करेंसी आर द वर्स्ट थिंग टू बी यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटी। मूवीज में तो दिखाते हैं ना कि जो टेररिस्ट हैं क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं। मेजॉरिटी टेररिस्ट यूएस डॉलर यूज करते हैं यार बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए। बोलता कोई बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो में। यूएस में ऑल द लार्ज बैंक्स हैव सम अमाउंट ऑफ बिटकॉइन इन देयर बैलेंस शीट, फ्रॉम अ जेपी मॉर्गन टू अ सिटी बैंक। डू यू थिंक पॉलिटिशियंस ने पैसे लगा रखे हैं बहुत क्रिप्टो में? शशि थरूर डिक्लेयर्ड सम अमाउंट ऑफ क्रिप्टो इन हिज होल्डिंग। पहले तो लीगल है इंडिया में ये? क्रिप्टो करेंसी इज कंप्लीटली लीगल इन द कंट्री। कौन सी टॉप 3 करेंसीज हैं क्रिप्टो में जो सेफ है? बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, देयर इज पॉलीगॉन। क्रिप्टो में मेरे पैसे कैसे बढ़ेंगे? मैं क्यों एक हवाई चीज में पैसे डाल दिया? हमारे आज के गेस्ट हैं एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म मूद्रेक्स के सीईओ एंड को-फाउंडर एडिल पटेल। हमने उनसे जाना इफ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना इंडिया में लीगल है कि नहीं है, किसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से क्रिप्टो करेंसीज दूसरे करेंसी से सेफ है एंड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से स्कैम हुए हैं और हम कैसे उन स्कैम से बच सकते हैं। इस एपिसोड में हमने काफ़ी सारी कॉमन मिथ्स अराउंड क्रिप्टो करेंसीज भी बस्ट किए हैं, सो ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखें। बट ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही और इंसाइटफुल पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहें जिसे आप मिस ना करें। एंजॉय द शो। क्रिप्टो में मेरे पैसे कैसे बढ़ेंगे? मतलब क्या है, मैं क्यों एक हवाई चीज में पैसे डालूं? अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पूछा गया है। तो ये ना आप ऐसा मान के चलो, जस्ट लाइक हाउ आप रिलायंस के लिए ये सब मैथ करोगे कि रिलायंस क्यों बढ़ेगा या फिर ज़मीन क्यों बढ़ेगी या फिर मान लो कोई फार्मा कंपनी आईसीआईसीआई बैंक क्यों बढ़ेगा, सबके रीजन अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्रिप्टो करेंसी में भी अलग अलग क्रिप्टो करेंसी है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी, इसका नाम है इथेरियम। ठीक है, तो इथेरियम को ना ऐसा समझना चाहिए कि वो एक कंपनी है। अब वो कंपनी है, क्यों समझूं मैं से इथेरियम को? तो क्योंकि मतलब टिपिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी में होती है, उसमें लोग काम करते हैं और कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती है जिसको फिर कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। हाँ। तो इथेरियम में डेवलपर्स काम करते हैं जो इथेरियम प्रोटोकॉल को बनाते हैं, वो एक नेटवर्क है। इथेरियम का प्रोडक्ट होता है समथिंग कॉल्ड एज ब्लॉक स्पेस। इट इज़ मतलब आप ऐसा मान के चलो, इथेरियम जो कंपनी है वो एक ग्लोबल कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर पे आप कंप्यूटेशन, अगर कुछ कैलकुलेशन करना चाहो, कोई प्रोग्राम चलाना चाहो, तो आपको मेमोरी लगती है जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में लगती है, और वो मेमोरी इथेरियम बेचता है। अच्छा, हाँ। तो जैसे कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क स्पेस हाँ होती है, वो इथेरियम बेचता है ब्लॉकचेन पे। करेक्ट। अब आप ऐसा मान के चलो, वो जो स्पेस है वो लिमिटेड है। तो अगर ज़्यादा लोग चीज़ें करना चाहेंगे इस पे तो प्राइस बढ़ेगा, और अगर कम लोग चीज़ें करना चाहेंगे तो मतलब तो कौन खरीदता है ये स्पेस, कौन खरीदता है, कौन लोग इस पे? हाँ, तो विच कम्स बैक कि अच्छा ये सुपर कंप्यूटर है बट इस पे कोई कुछ करना ही क्यों चाहता है। हाँ, मतलब मैं कुछ भी बेचूं दुनिया में, बहुत बढ़िया, मैं वैल्यू दे रहा हूँ, बट कोई सामने खरीदने वाला तो होना चाहिए, इसका रियल यूज तो होना चाहिए। तो अब इथेरियम करता क्या है कि इथेरियम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है बिना किसी इंटरमीडिएटरी के। ठीक है, ये एक सिंपल सा काम करना एक्चुअली लगता बहुत सिंपल है बट बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि झूठ कोई भी बोल सकता है। दैट्स वाई कमिंग बैक यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो इफ़ यू बिलीव कि ओके दिस इज़ द राइट पाथवे। द राइट पाथवे इसकी यार ये एक इनएफिशिएंसी है, ये पूरा एक सिस्टम एक इनएफिशिएंसी है। क्रिप्टो उस इनएफिशिएंसी को कम करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये सर्विसेज ज़्यादा लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो जो प्लेटफॉर्म्स है जो इस सर्विसेज को अच्छे से एक्सेप्ट करने में प्रमोट करते हैं वो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसमें पैसा डालना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि यार हम बिलीव करते हैं कि जियो का यूजेज बढ़ेगा क्योंकि इंडिया में इंटरनेट बढ़ेगा, अगर इंडिया में इंटरनेट बढ़ेगा तो जियो ज़्यादा लोग कैप्चर करेगा, तो एज अ जियो की प्राइस बढ़ेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। उस तरीके से सोचना। तो मतलब मैं आज अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाता हूँ, मान लो इथेरियम में या बिटकॉइन में या पॉलीगॉन में, हाँ, किसी में भी अगर मैं लगाता हूँ पैसे, तो मैं इस उम्मीद में पैसे लगा रहा हूँ कि ये जो इथेरियम नाम की एक चीज़ है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कंपनी है, हाँ, वो कुछ अच्छी एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एक सर्विस या एक प्रोडक्ट बना रही है, सर्विस या प्रोडक्ट बना रही है, जो एक न्यू वर्ल्ड बन रहा है जिसमें
एक मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में, उसमें मदद करेगा। तो मैं इधर अब 3 बिलीव्स पे काम कर रहा हूँ। फर्स्ट बिलीव है कि ऐसी 10 साल 15 साल 20 साल बाद कोई एक दुनिया होगी जहाँ पर कि मीडिएटर नहीं होगा, बैंक की ज़रूरत नहीं होगी। दैट इज़ फर्स्ट। सेकेंड, मैं इस पे बेट कर रहा हूँ कि ये जो कंपनी बना रही है उस दुनिया में ये वैल्यूएबल होगी। करेक्ट, राइट। और थर्ड, मैं इस पे बिलीव कर रहा हूँ कि जो लोग मुझे इस पे पैसा लगवा रहे हैं वो सही लोग हैं, वो जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स है वो सही है और वो पैसे लगाएं। तो ये मैं ट्रस्ट करता हूँ। करेक्ट। इसी की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा मैं फ्यूचर में बेट कर रहा हूँ, इस केस में शायद रिटर्न ज़्यादा कमाता हूँ, इसीलिए हाई रिस्क है ये। इसीलिए हाई रिस्क है। इट इज़ सब कुछ वेरी अर्ली है। तो आप ऐसा मान के चलो कि जब भी कोई स्टार्टअप चालू होता है तो आप स्टार्टअप में भी यही चीज़ें करते हो कि यार ये कंपनी के लोग सही से काम कर लेंगे, ये कंपनी का आइडिया बड़ा हो जाएगा, एंड अगर बड़ा होगा तो फिर बहुत सारे लोग यूज़ कर लेंगे तो वैल्यूबल होगा। हाँ, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि एक जंगल में मैंने आज एक प्लॉट खरीद लिया। करेक्ट। 10 लाख रुपए रास्ता बन जाएगा तो 10 लाख रुपए में मैंने 10 एकड़ ज़मीन खरीद ली। करेक्ट। अब वहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पहले इधर गांव बनेगा, उस गांव में से हाईवे निकलेगा, हाईवे के उधर शहर बनेगा, तो फिर शहर के अंदर बड़ी कंपनी आएगी, तो ये जो मेरे 10 लाख रुपए हैं ये 100,000 करोड़ रुपए बन जाएंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इन्वेस्टमेंट का ये जनरल थीसिस है कि ये रिस्कियर एसेट है। आप रिस्कियर एसेट में इसलिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि ओवर टाइम वैल्यू ग्रो करेगी। तो क्रिप्टो इज ऑल्सो लाइक दैट। इट इज वेरी अर्ली। ओके, नॉट एवरीवन शुड बी इन्वेस्टिंग। And not everyone should be investing. Not everyone should be investing. In fact, if you have just started off, you are earning a base amount. आपका पहला काम होना चाहिए भाई, आप अपना एक बेसिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बनाओ। उसके बाद जो एक्सेस कैपिटल है उसको ऐसी जगह पे आप डिप्लॉय करो जहाँ से आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिल सके। एंड करो भी तो भाई छोटा करो। तो ओके, किसको करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट? सो आई थिंक मतलब इट शुड स्टार्ट ऑफ विथ दोज पीपल जिनके पास ऑलरेडी एक कुछ बेस बना हुआ है। एक बेस को डिस्कवर, अब लोग टेंजिबल रखते हैं। थोड़ा एक बेस टेंजिबल बेस मतलब एक इंसान जिसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए या मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मंथली इनकम में बाद में आते हैं क्योंकि सब थोड़ा रिलेटिव है। मेरे हिसाब से आपका पहला काम वंस यू स्टार्ट अर्निंग, इसके यार आप अपने लिए एक इमरजेंसी सेफ्टी फंड टाइप का कुछ बनाओ। राइट, कितने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए? रफली 6 to 9 months इज यूजफुल। बिकॉज इट सबसे पहले ओके, सो लेट्स गो वन स्टेप है। तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले ये 4-5 चीज़ें लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चीज़ इस कि उनको पता होना चाहिए हर महीने मेरा खर्चा कितना है। करेक्ट। जो भी मेरा खर्चा है 10,000 10 लाख 10 करोड़ व्हाटएवर योर खर्चा है, उसके हिसाब से मेरे पास कम से कम 6 महीने के पैसे होने चाहिए। करेक्ट। कि अगर मेरी जो इनकम है वो बंद हो गई तो मेरे पास ये 6 महीने के पैसे हैं, ये इमरजेंसी फंड बन गया। ये है स्टेप 2। ये ठीक है, तो ये स्टेप 2। हाँ, फिर अब स्टेप 3 क्या है? हाँ, अब स्टेप 3 जैसा आपने बोला कि अब पहले आपको आइडियली समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हो। एंड आप ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप लगाओ तो आपको ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि ओके यार ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म में बेटर कर लूँगा। तो इसलिए यू शुड स्टार्ट ऑफ विथ समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड मोर। बिटकॉइन, इथीरियम जैसे टाइप के कुछ एसेट्स हैं जो वेल अंडरस्टूड है, जिसका ये पूरा कंपनी का धंधा समझ में आता है लोगों की कैसे काम करेगा। एक्चुअली इथीरियम तो रेवेन्यू भी बनाता है, तो मतलब जैसे आप कैश फ्लो मॉडल कर सकते हो वैसा सब मॉडल हो सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। बट हिस्टोरिकली मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है कि सब समझना बहुत मुश्किल होता है। स्टॉक्स नहीं समझ में आते लोगों को, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। तो व्हाट पीपल शुड स्टार्ट ऑफ इज पीपल शुड स्टार्ट ऑफ स्मॉल। तो यू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब मान लो मे बी स्टार्ट ऑफ विथ 500, 1000, 2000 रुपीज। ओके, जस्ट सो दैट यू गेट अ सेंस ऑफ चल क्या रहा है, पैसे कैसे बनते हैं। हाँ, पैसे कैसे बनते हैं, आपने पैसा लगाया कहाँ है, मोर इम्पोर्टेंटली। एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली वंस से आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी और क्लियर होते रहे एंड आप थोड़ा पैसा लगाओगे, थोड़ा रुकोगे, मार्केट्स ऊपर नीचे जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि येस ये रिस्की है, तो देन यू विल कंटिन्यू टू स्लोली एंड स्टेडीली ऐड मोर। एंड दैट्स इन माई ओपिनियन द पाथवे टू इन्वेस्ट इन एक्चुअली एनीथिंग। मतलब यू फर्स्ट बिल्ड अ फंड, देन यू फिगर आउट कि यार कौन से एसेट पूल्स हैं जहाँ पे आपको पैसा लगाना है, जो आप जिसमें बिलीव करते हो, उसमें स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो कंसिस्टेंटली ओवर टाइम, स्लोली एंड स्टेडीली। दैट्स द राइट वे टू इन्वेस्ट। तो SIP करनी चाहिए बिल्कुल, कि एक बार में लगा देना चाहिए? SIP इज द बेस्ट वे टू डू इट। कि हर महीने मैं मेरी इनकम का 1, 2, 5, 10, 15% जो भी मेरा अलाउ करता है, हाँ, आप वो मैं डालते जाऊँ। करेक्ट। आप एंड मेरे हिसाब से वो भी थोड़ा ऐसे आप मोटा मोटा समझ लो, क्योंकि ये रिस्कियर है, तो यू वुड फर्स्ट वांट टू पार्टिसिपेट इन दोज एसेट्स दैट आर लेस रिस्की। तो आप इक्विटीज़ में पैसे पहला डालना चाहोगे। एंड अगर यहाँ पे SIP कर रहे हो तो छोटे छोटे अमाउंट चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा रोज़ का $5 का बिटकॉइन का SIP है,
मैं रोज़ $5 का बिटकॉइन ऑटोमेटिकली खरीदता हूँ मुद्रेक्स से, राइट. इट्स अ स्टैंडर्ड सेटअप. रोज़ थोड़ा बिल्ड होते जाता है. कुछ चीज़ों में वीकली है, कुछ चीज़ों में मंथली है. ओवरऑल सब मिला के एक ऐसा मान के चलो जो मैं एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ उसका 20-30% मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ. ये मेरे लिए है क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ इससे. एंड मैं बिलीव करता हूँ कि ओवर टाइम बड़ा होगा, तो ओवर टाइम ये बड़ा होगा, चलेगा मेरे को. दैट्स द थॉट प्रोसेस विथ विच आई हैव बीन इन्वेस्टिंग पर्सनली. नाइस. ओके, नाउ कमिंग टू न्यू स्टार्टअप. करेक्ट. अब ये नया स्टार्टअप है, क्या करता है ये? हाँ तो यार सिंपल एक लाइन में बताओ. हाँ तो यार हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना आसान करते हैं, ठीक है. एंड इन्वेस्ट इज़ द वर्ड जिस पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि यार आई थिंक मेरे हिसाब से everyone should try and aim to become financially independent. And the फंडामेंटल ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि यार आप जितना कमा रहे हो, जितना खर्च कर रहे हो, उसमें एक ऐसा बैलेंस है कि आप अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर पा रहे हो एंड यू आर हैप्पी विद दैट. एंड उसका एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है कि आप कंसिस्टेंटली सेव करते रहो, कंसिस्टेंटली पैसा ग्रो करते रहो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड वो कैसे करना है ये इटसेल्फ एक चीज़ है जो लोगों को नहीं पता. मोस्ट लोग चाहते हैं कि वो ओवरनाइट पैसा डबल कर ले. मोस्ट लोग इस तरीके से सोचते हैं कि यार मैं थोड़ा सा पैसा डाल दिया और एक साल में बहुत सारा पैसा डाल देता हूँ और ये मतलब 3-4 साल में ग्रो कर जाएगा, क्योंकि 3-4 साल पहले तो ग्रो किया ही था, तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा. जबकि इन्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस. आप यू स्टार्ट स्मॉल, यू कंटिन्यू टू बिल्ड अप ओवर टाइम, एंड टाइम का फ़ायदा लेते हुए आप अपना कॉर्पस बड़ा करते हो, जिससे आपको फ़ायदा होता है. वी थिंक दैट मतलब crypto is an asset class that's going to grow, which is why we started all of this. And cryptocurrency में कोई फोकस नहीं करता है इन चीज़ों पे कि how can people invest and grow their wealth. A lot of people focus on कि अच्छा बस ट्रेड कर लो, पैसा दुगना कर लो, ये कर लो, वो कर लो. क्योंकि लगा अप्रोच ही गलत है. And that's also how every asset class evolves. And crypto अभी थोड़ा nascent है, young है, जैसे जैसे ग्रो करेगा मे भी ज़्यादा लोग उस तरीके के आएंगे. That's what Mudrex focuses on, कि हम यूजर्स को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना में मदद करते हैं. And हम लोगों को इन्वेस्ट करवा के उनके पैसे बढ़वाएं. तो इन्वेस्टमेंट करने से, इन्वेस्टमेंट का लॉजिक तो ये होता है ना कि मैं कुछ भी आज 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मेरे को कल 110 रुपये मिलने चाहिए, 200 रुपये मिलने चाहिए, 1000 रुपये मिलने चाहिए, व्हाटएवर, राइट. दिस इज हाउ द लॉजिक गोज. करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन पूछते हैं एक एक करके. करेक्ट. पहले तो लीगल है इंडिया में ये? हाँ यार, मतलब क्रिप्टो करेंसी इज कम्प्लीटली लीगल इन द कंट्री. इट इज़ क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, तो फिर आए दिन हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ न्यूज़ क्यों आती रहती है कि क्रिप्टो करेंसी पे मतलब गवर्नमेंट अभी माना नहीं है, टेंडर लीगल टेंडर नहीं हुआ है. तो क्या लाइक थोड़ा क्या समझते है इसके हैं अराउंड पूरी चीज़ को, ठीक है. तो क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी की तरह काम करता है क्योंकि करेंसी उसमें नाम है, जिस एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, बट एक एसेट की तरह भी काम करता है लाइक एन इक्विटी. वो एक कमोडिटी की तरह भी काम करता है लाइक गोल्ड. तो इट इज समहाउ ऑल ऑफ दिस येट नन ऑफ दिस इन इटसेल्फ. तो इट्स थोड़ा वियर्ड फॉर पीपल टू ग्रास्प एंड अंडरस्टैंड. हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना. एक नॉर्मल लेवल इंसान के हिसाब से बताओ कि अगर ये मान लो मेरे पापा देख रहे हैं या मेरे पापा की एज का कोई इंसान देख रहा है जिसने अपनी लाइफ में थोड़े पैसे कमा लिए, उसको अब 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 50,000 रुपए, व्हाटएवर जितना उसका पैसा है उसके पास, वो 50,000 रुपये वो चाहता है कि मुझे 50,000 लगाऊं ताकि मेरे बच्चों का या मेरा फ्यूचर सिक्योर. करेक्ट. राइट. उस इंसान को कैसे समझाओगे ये मुझे बताओ. करेक्ट. सबसे पहले तो उन्हें ये लगता है कि इलीगल, इन सबसे दूर रहो बेटा. करेक्ट. तुम जैसी ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे घर में ईडी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा. राइट. ऐसी बातें होती है क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि ईडी ने कुछ कर दिया, सीबीआई ने कुछ कर दिया. ये लोगों को ये भी नहीं होता ईडी क्या करती, सीबीआई करती, सुनने में नाम डर कुछ कर लिया. हाँ, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर ने कुछ कर, सुनने में डर लगता है. राइट. करेक्ट. तो यार क्या हो रहा है ये? हाँ तो यार क्रिप्टो करेंसी पहले तो कम्प्लीटली लीगल है कंट्री में. व्हिच मींस कि आप बाय कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, आप एक्सचेंज कर सकते हो. एंड हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जो रिपोर्ट करते हैं एक एंटिटी को जिसका नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU, कि ट्रांजैक्शन सही से हो रहे कि नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके. तो कंप्लीट फ्रेमवर्क है कि ये सब लीगल है. पहली बात तो ये हो गई, सब लीगल है. आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, रख सकते हो. इनफैक्ट जब आप खरीदते बेचते हो तो आप टैक्स भी देते हो गवर्नमेंट को. ओके. एंड हम भी जब फीस चार्ज करते हैं यूजर्स को तो हम भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं. ओके. फॉर द जब मैं खरीदता हूँ तो मुझे टैक्स खरीदते टाइम लगता है कि जो मेरी टैक्सेबल इनकम होती है उसके बाद जो मैं करता हूँ टैक्सेबल इनकम पे लगता है. हाँ, तो मैंने अगर मान लो 10 लाख रुपए कमाए, करेक्ट, तो 10 लाख रुपए में मेरे को जो 30% टैक्स लग गया, उसके बाद जो 7 लाख रुपए में वो 7 लाख रुपए से इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ. करेक्ट. राइट. करेक्ट. अभी खरीदते टाइम मुझे क्रिप्टो पे कुछ टैक्स नहीं लगेगा. कोई टैक्स नहीं लगता है. ठीक है. तो डिपॉजिट तो ईजी हो गया. हाँ, मैंने आपके
आपके प्लेटफॉर्म पे आया, आपके प्लेटफॉर्म में मैंने 2-3 क्रिप्टो करेंसी कुछ खरीदी। Correct. क्या खरीदना कैसे करना हम सब पे आएंगे। हाँ ठीक है, खरीदी 7 लाख रुपए लगा दिए, और अब इस टाइम पे मेरे को अभी तक कोई टैक्स नहीं लगा और ये लीगल है, यहाँ तक मैं बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, अब मैंने 7 लाख की कोई चीज़ खरीदी और वो 8 लाख हो गई। करेक्ट अब मुझे निकालना है, करेक्ट। तो विड्रॉ करते टाइम तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इतनी आसानी से विड्रॉ नहीं कर पाते लोग। नहीं यार, एक्चुअली विड्रॉ करना काफ़ी आसान है। आप अपने सीधा बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ऐसा मान के चलो कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो मुद्रेक्स जैसा प्लेटफॉर्म है वो इक्विटीज़ के किसी प्रोडक्ट की तरह, मतलब ग्रो जीरोदा की तरह काम करता है कि आप आए, आपने कुछ खरीदा तो आपको एक पोर्टफोलियो दिख गया कि आपका ये बैलेंस है, ये अभी चल रहा है, फिर आपने उसको बेचा और आप पैसा लेके बैंक अकाउंट में तो विड्रॉल ईजी है, विड्रॉल कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं, कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब कोई there are limit नहीं certain- उस पे? हाँ, तो देयर आर सर्टेन लिमिट्स। क्या है? एंड आप ऐसा मान के चलो कि जैसे बैंक्स लिमिट्स रखते हैं, राइट, कि आप दिन का कुछ कर सकते हो, एंड फिर अगर आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस आपको बढ़ाना है, लिमिट्स बढ़ानी है, तो आपको एडिशनल डिक्लेरेशन देने होते हैं। तो उस तरीके के डिक्लेरेशन ही हम देते हैं। बाय डिफॉल्ट आप मुद्रेक्स से 10 लाख तक कर सकते हो, बट आप एडिशनल डिक्लेरेशन देके उस नंबर को अनलिमिटेड भी करवा सकते तो मतलब मैं डेली अगर मुझे 10 लाख विड्रॉ करना है तो कर सकता हूँ? हो। करेक्ट, बिल्कुल कर सकता हो, बहुत उसमें आसानी कोई प्रॉब्लम नहीं है? से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सीधा अब- डायरेक्ट विड्रॉ हो जाता है तो बैंक। ठीक है, अब जब मैं विड्रॉ करता हूँ तो मैंने जो 7 लाख की जगह 10 लाख रुपए कमा लिए, 3 लाख रुपए मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ। Correct. इस पे मुझे टैक्स कितना भरना पड़ेगा? तो 2 चीज़ होती है, 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कि जब ये सेल वाला ट्रांजैक्शन होता है तो हम 1% टैक्स डिडक्ट करते हैं एंड हम रिपोर्ट करते हैं, उसको TDS कहते हैं। ये TDS बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ है, मोस्ट चीज़ों पे होता हर है, जगह होता है। क्रिप्टो में वो 1% है, तो वो हम करते हैं। दैट हैपन्स वन। दूसरा, आपने जो 3 लाख प्रॉफिट बनाया है, वो 3 लाख प्रॉफिट पे आपको 30% फ्लैट टैक्स देना है। ठीक है, ये आज की तारीख में जो रूल है इंडिया में वो है। तो 3 लाख रुपए में से ऐसा मान के चलो 1 लाख रुपए तो टैक्स चलेगा। ओके, एंड वो टैक्स आपको ईयर एंड पे सबमिट करना है। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ अलग है, इसके इक्विटीज में क्या होता है, आपने कुछ में प्रॉफिट किया, कुछ में लॉस किया, तो आप प्रॉफिट और लॉस को नेट कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रॉफिट और लॉस को नेट नहीं कर सकते। तो आपने जिन ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट किया उस पर आपको टैक्स देना है, जिस पे लॉस किया उसका भाई गया, तो वहाँ कुछ लेना देना नहीं है। तो दैट्स वन डिफरेंट पार्ट। ओके। सो अब ये हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि किसने पैसे होने। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी टॉप 3 करेंसीज हैं क्रिप्टो में जो सेफ है कंपैरेटिवली टू दूसरी करेंसीज? देखो, सेफ कुछ नहीं होता है, एंड Okay. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट दैट एवरीवन शुड बिगिन विद। द रीजन व्हाई मोस्ट पीपल गेट स्कैम्ड, जब हमने चालू किया था ना कि यार आए दिन सुनने में लगता है कि यार इसके यहाँ पैसे डूब गए या फिर ये ईडी की रेट पड़ गई, हाफ ऑफ दोज आर एक्चुअली स्कैम्स। एंड मैं थोड़ा इस पर और ज़्यादा चर्चा करना चाहता हूँ कि बिकॉज क्रिप्टो इतना अननोन है, वो अननोन होने का लोग फ़ायदा उठा के लोगों को स्कैम कर देते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन स्कैम दैट आई हैव सीन इज़ समवन सेइंग कि आप इतना पैसा डाल दो, इतने महीने में आपको इतना गारंटीड रिटर्न मिल जाएगा। एंड दैट गारंटीड रिटर्न इज़ आउटलायर, कि मतलब आपको 20% मिल जाएगा, 25% मिल जाएगा हर महीने, जो तो इम्पॉसिबल है, राइट? मतलब उतना पैसा कोई नहीं दे सकता है। तो ये एक, तो सबसे पहली बात, कुछ भी सेफ नहीं होता है। देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, विच मीन्स कि यार अगर आप किसी 100% रिटर्न्स की तो कहीं भी नहीं एक्सपेक्टेशन से कर रहे हो तो आपके रिस्क तो फिर मैं करूँ क्यों अगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं है तो? करेक्ट, क्योंकि आप होप कर रहे हो कि ये बेटर होगा। यू आर टेकिंग अ कैलकुलेटेड डिसीजन। तो आप जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हाँ, अब आपकी रिस्क एपेटाइट, आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी फीलिंग के ऊपर करेक्ट, आप एक इन्वेस्टमेंट risk डिसीजन ले ले रहे रहे हो, आप एक रिस्क ले रहे हो। यू आर ऑलवेज टेकिंग रिस्क, एंड आपको पैसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने रिस्क लिया। अगर आप रिस्क नहीं लेते आपको पैसा मिलता नहीं, क्योंकि मतलब दिन तो आप हमेशा ही FD में रख सकते थे, राइट? और FD आपको दे देता 6-7%। FD भी सेफ नहीं है बाय द वे, बैंक बंद हो जाते हैं, तो एक सर्टन लिमिट तक ही पैसा मिलता है। 5 लाख रुपए हाँ, 5 लाख रुपए पर बैंक पर पैन कार्ड तक ही मिलता है। तो आप इन्वेस्ट करते हो ये रिस्क समझ के, तो इसलिए कुछ भी सेफ नहीं है। बट मैं स्टॉक्स रिस्की है वैसे, ये यस, बहुत स्टॉक्स रिस्की है, रिस्की नहीं है, वैसे ये भी और रिस्की ज़्यादा है। रिस्की है। हाँ, इनफैक्ट ज़्यादा ही रिस्की है। तो मतलब ऐसा मान के चलो, आज बिटकॉइन जो सबसे पॉपुलर एसेट है, वो एक मिड कैप स्टॉक जितना रिस्की होगा। और रिस्की का मतलब ये होता है कि कितना वॉलेटाइल है, मतलब रिस्क का टेक्निकल इंटरप्रिटेशन इज कि वॉलेटाइल मतलब कितना जल्दी प्राइस ऊपर नीचे जाता है। तो बिटकॉइन का प्राइस एक मिड कैप स्टॉक की तरह ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाय द वे, ये रिस्क कम होते जा रहा है ओवर टाइम। ओवर द लास्ट 5 years ये रिस्क काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि ज़्यादा लोग बिटकॉइन में आ गए, तो बिटकॉइन बड़ा हो गया है। सेम पूरी इंडस्ट्री के लिए ट्रू है कि ज़्यादा लोग इंडस्ट्री में आए, इंडस्ट्री एसेट बड़ा हो रहा है, तो इसलिए ये रिस्क कम हो गया है, एंड ऑलमोस्ट हाफ हो गया है एज कम्पेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी 2-3 years ago। बाय द वे राज, द अदर इंटरेस्टिंग स्टैट इज, ये जो इस इन्वेस्टमेंट थीसिस के साथ जो जाते हैं ना,
उनका कॉन्फिडेंस बहुत अलग होता है. जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, दिस इज द स्कैफोल्डिंग दैट यू क्रिएट, राइट? आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज क्रिएट्स दिस स्कैफोल्डिंग फॉर पीपल. हम ये देखते थे कि आज से 3 साल पहले जिन लोगों ने मुद्रेक्स ज्वाइन किया है, जब अर्ली ऑन वो ज्वाइन करते तो ये सोच के आते तो वो रिटर्न्स मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, एंड मतलब 21 दिन में पैसा डबल टाइप थॉट प्रोसेस होगा. क्योंकि मतलब बहुत सारी कंपनीज ने वो सब किया भी था, तब उस तरीके की मार्केटिंग करी थी, वो सब थॉट प्रोसेस था. बट ओवर टाइम बिकॉज अ लॉट ऑफ दोस पीपल ने पूरा एक मार्केट का साइकिल दिखा है, मतलब बिटकॉइन नीचे गया वापस ऊपर आया, ये सब पूरा हुआ है उनके साथ. उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत चेंज हो गई है. तो वो समझ गए कि इसमें इन्वेस्ट करना है, बट ये भी समझ गए कि यार लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है. तो कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, कौन से सेफ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन से कंप्लीटली सेफ, कुछ भी दुनिया में कंप्लीटली सेफ नहीं होता है, बट देयर आर सम दैट आर नोन. तो फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन इज़ अ वेरी नोन क्रिप्टो करेंसी. इट्स थॉट ऑफ एज डिजिटल गोल्ड. लोग उसको डिजिटल गोल्ड की तरह सोचते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक हाउ गोल्ड कहीं भी एक्सेप्ट हो जाता है, सब लोग ट्रस्ट करते हैं गोल्ड पे एंड बिलीव करते हैं कि गोल्ड का यूजेज एज अ रिजर्व बढ़ेगा. बिटकॉइन ज़्यादा उस डायरेक्शन में जा रहा है. आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन ओन करते हैं. वो बिटकॉइन ओन इसलिए करते हैं कि उनका बिलीफ है कि बिटकॉइन ओवर टाइम विल बिकम वैल्यूएबल एंड इट इज स्कैर्स. तो बिटकॉइन इज वन सच थिंग, इथीरियम इज अनदर सच थिंग. हम इथीरियम के बारे में थोड़ी और बात कर चुके हैं. इन माय ओपिनियन ये दो आर लाइक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ वेल रिकग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड. तीसरे का ऐसा है कि यार सब बहुत अर्ली है. तो मैंने से बहुत अर्ली है. इथीरियम इटसेल्फ सिर्फ 7 साल पुराना है, 7-8 साल पुराना है, राइट? बिटकॉइन 12-13 ही साल पुराना है. तो बाकी सारे बहुत अर्ली हैं और बहुत छोटे हैं. तो एज अ रिजल्ट देयर इज नो क्लियर 3, बट देयर आर मैनी सच ऑल्टरनेटिव्स दैट आर देयर. पॉलीगॉन है, सोलाना है, आर्ट, मतलब बहुत सारे अलग अलग है. बट वहाँ पे आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको समझना पड़ता है कि क्या बेटर है क्या नहीं है. तो हम आपको कौन सा स्ट्रॉन्ग लगता है यार? तो मैं तो पर्सनली ऐसे इथीरियम में बिग बिलीवर हूँ, एंड बट एट द सेम टाइम बिटकॉइन में भी बिग बिलीवर हूँ. तो ऐसा है कि 50-50 मेरा बिटकॉइन और इथीरियम में होगा. नहीं, छोटे में करता हूँ, बट मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि यार अब जैसे अब हम स्टॉक्स में नहीं कसिनो नहीं, एक्चुअली बहुत ही अलग थॉट प्रोसेस है. तो जैसे इन इक्विटीज़ मेरे को ऐसा बिलीफ है कि फाइनेंशियल वाली कंपनीज एंड टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज आउटलायर परफॉर्म करेगी अपार्ट फ्रॉम द इंडेक्स. तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ? मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं फाइनेंशियल ETF में इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं टेक्नोलॉजी वाले ETF में इन्वेस्ट करता हूँ. सिमिलर थॉट प्रोसेस है. मेरे को लगता है इंडेक्स इज बिटकॉइन ETF. तो बिटकॉइन ETF में बिटकॉइन और इथीरियम, नॉट बिटकॉइन ETF. मेरे को लगता है द इंडेक्स इज बिटकॉइन एंड इथीरियम. तो तुम उसमें इन्वेस्ट करो, वहाँ पे पैसा डाल दिया है. एंड फिर उसके बाद कुछ सेक्टोरियल चीज़ें जो मेरे को अच्छी लगती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को सेक्टर जो अच्छा लगता है वो है लेयर 2 नाम की एक चीज़ है जो इथीरियम के यूजेज को बेटर कर रही है. तो वो अच्छा लगता है, वहाँ पैसे इन्वेस्ट करता हूँ मैं. जैसे पॉलीगॉन. हाँ, जैसे पॉलीगॉन है, सोने से. अब अपन बात करते हैं क्रिप्टो पैसे लोग डुबाते हैं, क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में बात करते हैं, राइट? क्रिप्टो स्कैम मतलब हर किसी को लगता है कि यार स्कैम हो गया. मैं 2-3 बताता हूँ, एक करके बात करते हैं. सबसे पहला जो सबसे मेजर चीज़ थी, राइट, दैट वाज कि मैंने पैसे डाले प्लेटफॉर्म में और मेरे पैसे अटक गए. करेक्ट. और मैं निकाल ही नहीं पाया. करेक्ट. मतलब वो स्कैम भी नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है. लाइक इट्स जस्ट वो कंपनी बोल रही है कि हाँ भाई तुम्हारे पैसे हैं, कंपनी मना नहीं कर रही है, राइट, लेकिन तुम निकाल नहीं पाते हो पैसे. तभी मैंने विड्रॉल के ऊपर पूछा था. करेक्ट. तो बहुत लोगों का ये डर है. तो मैं अगर पैसे डाल देता हूँ और मेरे अटक गए तो? करेक्ट यार. तो अब ऐसा है कि ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, राइट? ये बहुत लोगों के साथ हुआ है. तो ऐसा मान के चलिए कि यार ये इंडस्ट्री काफ़ी नई है. एंड जस्ट लाइक हाउ मतलब अच्छे प्लेयर्स आते हैं इंडस्ट्री में, बुरे प्लेयर्स भी आते हैं. कुछ का इंटेंट ख़राब होता है, कुछ का इंटेंट अच्छा होता है, बट चीज़ें पैन आउट नहीं करती जिस तरीके से पैन आउट करनी चाहिए. एंड एज अ रिजल्ट चीज़ें ख़राब हो जाती है इवेंचुअली. तो इस वजह से कई सारी कंपनियाँ से अटक जाती है. एंड एज अ रिजल्ट यूजर्स पैसा निकाल नहीं पाते और उनको नुकसान हो जाता है. मतलब FTX एक बहुत बड़ा नाम है जिसके साथ ही हुआ था. वॉल्ट करके एक कंपनी इंडिया में जिसके साथ ही हुआ था. सेल्सियस करके एक और एक कंपनी जिसके साथ ही हुआ था. तो कंपनी ऐसी काफ़ी है जिनके साथ ही हो चुका है. जो चेंज अब आ रहा है इसके देयर आर मोर एंड मोर रेगुलेटरी क्लैरिटी कमिंग इन. तो रेगुलेटर्स आ रहे हैं जो ऐसी सेंट्रलाइज्ड कंपनी है जहाँ एक कंपनी है, एक आदमी है जिसपे तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ रहा है, उसको रेगुलेट करना चालू कर रही है कि यार ये कंपनी सही है, ये कंपनी सही नहीं है, ये कंपनी के पास लाइसेंस है ये करने का, और ये लाइसेंस का मतलब है कंपनी ये चीज़ें करती है. इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार ये कंपनी देखती है कि सही लोग मतलब KYC AML चेक कर रहे हैं, डिपॉजिट विड्रॉ अनेबल कर रहे हैं. ऐसे अलग अलग रेगुलेटर्स आ रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल मुद्रेक्स जैसी कंपनी है जो हम इंडिया में तो एक FIU नाम की बॉडी को रिपोर्ट करती है, बट हमारा प्रोडक्ट थोड़ा ग्लोबल है क्योंकि क्रिप्टो एक ग्लोबल एसेट है. तो हम यूरोप में एक रजिस्टर्ड वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है.
जहाँ हमें वहाँ पे भी रिपोर्ट करना होता है कि हमारे एसेट्स क्या है, कितना एसेट्स लिक्विड है, कितना अवेलेबल कौन सी है कंट्री में? यूजर्स। हम यूरोप मतलब पूरे EU के अंदर अवेलेबल है। इटली में हमने स्पेसिफिकली ये रजिस्ट्रेशन किया है और हम इटली में स्पेसिफिकली ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो है तो मतलब ये एक पार्ट इज़ अ नेचुरल पार्ट दैट कम्स इनटू ऐसे इस तरीके के। और ये लाइसेंस कैसे देख सकते हैं हम, कैसे पता कर सकते हैं कि यार ये जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो एक्चुअली पब्लिकली अवेलेबल होती है। तो जैसे आप किसी का GSTN नंबर होता है, आप GSTN नंबर अगर जाके वेबसाइट पे सर्च करो तो आपको मिल जाता है कौन सी कंपनी है। तो वैसे ही ये सारे कंपनीज़ की लिस्ट होती है। तो जैसे इनफैक्ट इंडिया के सारे रजिस्टर्ड कंपनीज़ की लिस्ट तो लोकसभा में दिखाई गई थी कि यार ये कंपनीज है, उसमें मुद्रेक्स भी है नंबर 7 पे। तो वैसी सारी लिस्ट ऑफ कंपनीज है जो पब्लिकली अवेलेबल होती है। मोस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताते भी है कि वो रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मुद्रेक्स बताता है कि वो FIU रजिस्टर्ड है, तो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे तो दिख जाएगा। करेक्ट, दिख जाएगा। एंड तो दैट इज़ वन वे टू थिंक ऑफ इट। हैविंग रेगुलेटर्स डज नॉट मीन कि कभी नहीं होगा, बट एटलीस्ट ऐसा है कि इट इज़ मोर प्रोटेक्टेड। हाँ, मुझे एक बात बताओ कि अगर सारे लाइसेंस होने के बाद भी ये क्या गारंटी होती है कि मैंने पैसा आपके इसमें डाला और मेरा पैसा डूबेगा नहीं यार, अगेन ये गारंटी कहीं नहीं होती है। ये गारंटी तो एक बैंक में भी नहीं होती है, राइट? कुछ हद तक RBI देता है, बट ये गारंटी कहीं नहीं होती है। तो दो तरीके से गारंटी थोड़ी देता है। RBI बोलता है 5 लाख रुपए तक दूंगा। हाँ, 5 लाख रुपए तक दूंगा। मेरे अगर बैंक में 500 करोड़ रुपए हो तो भी मेरे को 5 लाख ही मिलेंगे। 5 लाख ही मिलेंगे। 50 लाख हो तो भी 5 लाख ही मिलेंगे। करेक्ट। तो यार उसी तरीके से सोचना चाहिए कि यार दो तरीके से पैसा डूब सकता है। एक तो आपने कहीं इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू कम हो गई, अब वो तो ठीक है यार, नॉर्मल है। आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया, वो रिस्क ले रहे हो, तभी आपको वैल्यू। दूसरा है कि यार आप प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट कर रहे हो कि ये प्लेटफॉर्म चलेगा, एंड उसके लिए ये रेगुलेटरी चेक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ थोड़े बेटर होते हैं एंड ज़रूरी होते हैं। तो वो वाला पार्ट पे आप थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हो, बट अगेन देयर इज नो सर्टेनिटी इन द वर्ल्ड। एक प्रॉक्सी होती है। मैं थोड़ा एक प्रॉक्सी बताता हूँ। जो कंपनीज थोड़े ज़्यादा टाइम से रही है, जो नोन है और हु सीन अ हिस्ट्री, वो टिपिकली थोड़ी बेटर होती है ये सब चीज़ें करने में, क्योंकि they've weathered through multiple storms that have gone through it, plus they've also figured out how to solve for these problems well. तो वो थोड़ी एक प्रॉक्सी होती है, but it's not, मतलब the largest brokers in the world have also defaulted, तो इसका कुछ कह नहीं सकते। मुझे तो कोई बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो में? जो कोई बड़ी कंपनीज है, लाइक लेट्स से कोई बड़े बैंक्स, बड़ी कंपनीज, ये लोग बड़े बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट। बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इनके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इनके ज़्यादा करेक्ट आइडिया होता है कैसे क्या मूव होगा। करेक्ट, राइट। जैसे JP Morgan, जैसे बैंक के नाम HDFC, इंडिया में SBI। करेक्ट। तो यार इंडिया में अभी भी मोस्ट ऐसे बड़े कंपनीज हैव नॉट बिकम यूज्ड टू द आइडिया, बट US में बहुत ही अलग सिस्टम चल रहा है। क्या है US में? तो US में all the large banks have some amount of Bitcoin in their balance sheet. Really? हाँ, मतलब from a JP Morgan to a Citibank, everyone has some amount of Citibank, JP Morgan, इन सब ने खरीदे। सबके पास there is some amount of Bitcoin on their balance sheet. Most of them also have desks जो बेचती है Bitcoin to their clients, ताकि आप खरीदो and so on and so forth करो. The Norwegian sovereign fund was recently known to start holding some amount of Bitcoin in their overall fund portfolio, क्योंकि और ये थिंकिंग धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब टेस्ला के पास हमेशा से रहा है। माइक्रो स्ट्रैटेजी नाम की एक कंपनी है जिसने तो अपना पूरा कंपनी ही इन्वेस्ट कर दी है इन बिटकॉइन शेयर। मतलब लिटरली कंपनी हुआ करती थी जो सॉफ्टवेयर बेचती थी। टुडे इट्स अ प्रॉक्सी फॉर बिटकॉइन प्राइस, क्योंकि दे होल्ड सो मच बिटकॉइन ओवर टाइम एंड दे जस्ट कीप ऑन बाइंग इट, राइट? तो देयर आर वेरियस सच बिलीवर्स, एंड ऑन द फ्रंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ऑन द फ्रंट्स ऑफ कंपनीज, मोर एंड मोर ये ग्रोथ हो रही है, एंड इट इज अ वेव, इट विल टेक टाइम। किसी गवर्नमेंट ने कभी अपने फंड को लगाया अभी तक? एट दिस पॉइंट एक छोटी कंट्री है जिसका नाम है एल सैल्वाडोर। तो एल सैल्वाडोर ने काफ़ी सारा बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। bunch of other countries around that, Puerto Rico, etc., have started doing it, but no major country like US, Europe, UK, Japan, China has participated in it fully. And जो बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन्होंने खरीदे कभी बिटकॉइन, क्रिप्टो? Not known to declare on their balance sheet, but all of them have invested in the infrastructure in some format or the other. तो Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, तीनों infrastructure देती है to create smart contracts. They're believers in the ecosystem that will grow and so on and so forth. In fact, मतलब Facebook ने तो अपना पूरा नाम ही बदल के मेटा कर दिया था
और उन्होंने एक डिजिटल करेंसी लिब्रा नाम की में एक पूरी टीम लगा दी थी ताकि वो उसको ग्रो कर सके एंड स्केल कर सके, राइट? तो मतलब बिलीवर्स, बट इट्स अ अपकमिंग इंडस्ट्री, इट टेक्स टाइम। डू यू थिंक पॉलिटिशियंस ने पैसे लगा रखे हैं बहुत क्रिप्टो पे? यार यूएस में तो बहुत पॉलिटिशियंस के पास है, वो तो क्योंकि उनको पब्लिकली डिक्लेयर भी करना था। यूएस में बहुत सारे पॉलिटिशियन ने पैसा लगा रहा है। I think if I'm not wrong, and maybe you can get this fact checked, but Shashi Tharoor also declared some amount of crypto in his holding in a Bitcoin ETF. This can be fact checked later on. Okay. एक बार check कर लीजिए, but as far as I know, that also happened. So as individual holdings, maybe people will have, but it's up and coming. It'll take some time, Interesting. and it'll just continue to grow. Got it. हमारे यूज़र्स का एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा स्प्रेड है। हमारे यूज़र्स टियर 1 सिटीज़ में, टियर 2 सिटीज़ में, देर आर एंटरप्रेन्योर्स, देर आर सर्विस पीपल। मतलब ऐसा मान के तो जिस तरीके से इंडिया एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है, उस तरीके से इंडिया क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है, एंड वो अमाउंट बस ग्रो ही किए जा रहा है। मुझे तो क्रिप्टो में स्कैम कौन सा हुआ है, सबसे बड़ा स्कैम कौन सा हुआ जिसकी वजह से आपको लगता है कि मार्केट में ट्रस्ट लोगों का कम हो गया? करेक्ट। बिकॉज एक टाइम पे आई रिमेंबर पैंडेमिक के बाद, जब यहाँ पैंडेमिक के टाइम पे हर कोई क्रिप्टो सबने पैसे डाले थे, राइट? मैंने भी डाले थे, NFTs में भी डाले थे, हर जगह सबने किया, राइट? एंड उस टाइम पे बहुत लोगों ने पैसे बनाए, बहुत लोगों ने पैसे गंवाए। करेक्ट। तो और लेकिन उसके बाद कमाने वाले और गंवाने वाले दोनों गायब हो गए। करेक्ट। कि ऐसा क्या हुआ? तो यार जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि यार द बिगेस्ट स्कैम दैट टिपिकली हैपेंस विद पीपल इज कि यार उनको झूठे मूठे नंबर्स बताए जाते हैं एंड लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि उतना रिटर्न्स मिलेगा। तो पिछले 2 साल में बहुत सारी कंपनीज जो अंडर वाटर गई है या बंद हुई है, दे वर एक्चुअली डूइंग दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम ओनली। एंड ऐसी सबसे बड़ी कंपनी, जो सबसे बड़ा स्कैम इफेक्टिवली था, वो था एक टेरा लूना करके कंपनी थी। क्या स्कैम था बताओ? हाँ, तो उनका ऑफरिंग ये था कि आप 100 रुपये डालो, आपको इस पर 15% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब वो 15% इंटरेस्ट वो जिस तरीके से जेनरेट कर रहे थे वो लॉन्ग टर्म में वैल्यूबल था ही नहीं, वो एक पॉन्जी स्कीम की तरह था फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो पॉन्जी स्कीम में जैसे क्या होता है कि आप मुझसे पैसे लेते हो और इसको पैसे देने होते तो इसको देते हो, एंड जैसे जैसे ज़्यादा लोग आपको पैसा देना है, आपको ज़्यादा लोगों को ऐड करते जाना है, राइट? क्लासिक पॉन्जी स्कीम जो होती है कि इससे पैसा लिया, इसको दिया और बीच में कुछ खा गए, राइट? तो इट वॉज ऑलमोस्ट वर्किंग ऑन दैट फॉर्मेट कि देवर सिंह यार इन यूज़र्स को हम इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट आएगा कि यार ये लोग ज़्यादा आएंगे हमारे पास, ये लोग ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे, ये लोग ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट जनरेट करके इनको देते जाएंगे और वो करते जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा स्कैम था। एंड ये तो इतना बड़ा स्कैम बनाओ ऑलमोस्ट मतलब जब टेरा पीक पे था तो या लूना पीक पे था तो वो दुनिया की टॉप 5 करेंसीज में से एक हुआ करता था। तो भी एंड करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर का वो पीक वैल्यूएशन था उसका। क्या बात, 2,40,000 करोड़ के आसपास? हाँ, मतलब करीब उतना बड़ा पीक वैल्यूएशन था। एंड देन फिर इंस्टेंटली इन 2 days वैल्यूएशन केम टू जीरो वंस ऑल ऑफ दिस वाज डिस्कवर्ड एंड अनकवर्ड। तो दैट वाज वन लार्ज कंपनी। तो उनका क्या हुआ? तो जो लोग उसको होल्ड करते थे वो तो सब जीरो हो गया। वो कंपनी भी बंद हो गई। जो फाउंडर था उस कंपनी का वो साउथ कोरिया में अभी प्रोसिक्यूशन चल रहा है उसके अगेंस्ट। अच्छा, मतलब उसके ऊपर केस चल रहा है? करेक्ट, उसके ऊपर केस चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। दूसरा स्कैम था, एक FTX नाम की कंपनी थी। FTX नाम की कंपनी वॉज एन एक्सचेंज जहाँ पे आप पैसा डालते थे। तो FTX ने क्या किया कि यार यूज़र्स के पैसे उन्होंने ट्रेडिंग में लगा दिए खुद के। एंड जैसा मैंने बोला था, द नंबर 2 रीजन वाई पीपल लूज मनी इज द ट्रेड। तो FTX एंडेड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ दैट मनी। ठीक है, एंड दे वुड ऑलवेज क्लेम कि उनके पास पैसा है, बट फिर क्या हुआ कि ये अफवाह फैल गई कि FTX के पास पैसा नहीं है। तो लोगों ने पैसा निकालना चालू किया। जब पैसा निकालना चालू किया, जितना उनके पास था उतना तो उन्होंने दे दिया, बट उसके बाद लोगों का पैसा निकल ही नहीं रहा था। एंड दैट्स इट बिकेम अपैरेंट क्योंकि FTX के पास पैसा नहीं है। तो सडनली मतलब FTX एक फ्रॉड कंपनी बन गई। एंड इट्स एस्टिमेटेड कि FTX में करीब लोगों का 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। विद ऑल्सो अ लार्ज अमाउंट, 64,000 करोड़ के आसपास। हाँ, करेक्ट। तो मतलब 64-65 हज़ार करोड़ लॉस हुआ है लोगों का। उसके फाउंडर के साथ क्या हुआ फिर? उसका फाउंडर अभी जेल में है। उसके साथ पूरा प्रोसिक्यूशन हुआ है इन द US एंड अमेरिका में ही। हाँ, फाउंड गिल्टी, पुट इन जेल। एंड फॉर्चुनेटली एटलीस्ट चलो ये फ़ायदा हुआ है कि लोगों के मतलब बिकॉज बिटकॉइन वैल्यू हुई है एंड प्राइसेस बढ़े हैं, तो जो बाकी बचे कुछ एसेट्स थे उनकी वैल्यू बढ़ गई है। तो
जितने लोगों ने पैसे डाले थे उनको रफली उतने पैसे वापस मिल जाएंगे अब 2 साल बाद इफेक्टिवली, क्योंकि किसी ने ट्रेड नहीं किया FTX में, वो बस पैसे पड़े थे एंड ओवर टाइम वो ग्रो कर गए. तो रियलाइज लॉस लोगों को इवेंचुअली अभी बाद में कम होगा, बट लॉस तो लॉस था. इट वाज अ बिग स्कैम. अब वो जेल से बाहर निकलेगा कि नहीं? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट क्या हुआ? आई थिंक देयर इज अ 25-year jail sentence that he has to serve at this point in time. So this was like the मतलब other. कोई पैसे अमाउंट is not helping. No, there's no amount, right? And I think this actually is in my opinion, a very important and required तो कैसे बचें? Like what do you think? Give me 2-3 do's और don'ts. Correct. जिससे लोग तो भी सेफ रह सकते हैं. 100% गारंटी तो कभी भी नहीं है. Correct. पर अगर मैं डिसाइड करता हूँ ये कॉन्वर्जेसन सुनने के बाद कि चलो थोड़ा पैसा मैं लगा लूँगा, मैं 100 रुपये कमाता हूँ, 100 रुपये से मैं 90 रुपये जो है वो मेरी सेफ्टी जगह पे लगाता हूँ. 10 रुपीज़ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रिस्की एसेट लगाऊँ, क्योंकि मेरे को चोले की 10 रुपये 1000 रुपये करने हैं, राइट. इस केस में मैं क्रिप्टो पे आ जाता हूँ. तो मैं क्या सेफ्टी मेजर्स लूँ जिसकी वजह से मैं एटलीस्ट स्कैम में नहीं फंसूँ. मेरा पैसा डूबे या बने सिर्फ इस रीज़न से कि मैंने सही इन्वेस्टमेंट चूज़ करी या गलत करी. करेक्ट, एग्जैक्टली. एंड तो यार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि तुम किस प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हो. एंड टिपिकली तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये पता करना चाहिए कि क्या वो प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड है, ज़्यादा लोग जानते हैं इसके बारे में, क्या वो रजिस्टर्ड है इन इंडिया टू ऑफर दी सर्विसेज, एंड उसको छोटे अमाउंट से पहले ट्राई करके सब कुछ देखना चाहिए कि आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, चीज़ें खरीद सकते हो, निकाल सकते हो बिफोर यू इन्वेस्ट अ लार्जर सम. एंड अगर आप कर रहे हो तो धीरे धीरे करके ओवर टाइम करो ताकि आप अपनी रिस्क कम कर सको एंड आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े प्लेटफॉर्म पे. तो ये मेरे हिसाब से 3 या 4 चीज़ें जो करनी चाहिए. इन्वेस्ट इन नोन प्लेटफॉर्म्स, invest in only those platforms that are registered in India and are come under the FIU registration. Then start small, see everything, verify that everything is right, and then slowly and steadily make that growth. Okay. Also, another most common scam जो आजकल होने लग गया लोगों के साथ is that कि उनको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाता है और वहाँ पे रिटर्न्स के बारे में बातें करते हैं. तो यार ये मेरे को लगता है ना एकदम ही टेल टेल साइन होती है. अगर कोई आपको ओवरली फ़ायदा दिखा रहा है या ओवरली नुकसान दिखा रहा है, जैसे फ़ोन कॉल पे कोई आपको कॉल करके बोल रहा है कि आप ये OTP डाल दो नहीं तो आपको जेल हो जाएगी या आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो मोस्ट स्कैमस्टर्स प्ले ऑन ग्रीड एंड फियर, विच मीन कि या तो वो आपको दिखाते हैं कि आपका बहुत पैसा बनेगा, या तो आपको दिखाते हैं कि अगर आप ये आज अभी नहीं करोगे तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा. रियल लाइफ में दोनों ही चीज़ें नहीं होती है. मतलब पैसा भी ओवर टाइम ही बनता है एंड मोर ऑफ नॉट पैसा जाता भी इसी तरीके से कि यार आपने कुछ मतलब फंडामेंटली गलत किया इस तरीके से. तो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज दैट कि यार इन्वेस्ट स्लोली एंड स्टेडीली. डू नॉट बिलीव इन दीज प्लेयर्स जो एकदम ही ज़्यादा आपको लालच दिखा रहे हैं, या ऑल्सो डू नॉट बिलीव इन दोज प्लेयर्स जो बोल रहे हैं कि आपका कल नुकसान हो जाएगा और आपने आज नहीं किया तो फिर सब बर्बाद. टेल मी कि फ्यूचर क्या है, क्या लगता है आपको क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है? ऑफ कोर्स मतलब थोड़ा बायस है मेरी तरफ से, बट आई तो थिंक इट इज़ वेरी ब्राइट. इट इज़ वेरी ब्राइट प्राइमरली फ्रॉम तो मेरी 10 ईयर होराइजन की बात करते हैं. व्हाट डू यू थिंक, मतलब चल क्या रहा है? लाइक यू आर मिडिल ऑफ एक्शन. आपको लग रहा है क्या लोगों को भरोसा वापस होने लगा है कि लोग अभी भी डर रहे हैं? वो जो लास्ट टाइम ये जो FTX हुआ, ये टेरा लूना हुआ, इन सब की वजह से लोग अभी भी डर रहे हैं कि क्या है ओवरऑल सेंटिमेंट? मेरे हिसाब से 10 years from now, from the thinking of investing, cryptocurrencies and equities will be on the same plane. मतलब people will think of investing in crypto and equities in the same way. क्या बात कर? In fact, a lot of people would have started investing in Bitcoin as digital gold. Those people who don't invest in gold, because getting actual physical gold is difficult and thinking will become like this. Over the last 5 years, volatility of Bitcoin has reduced so much that it is now becoming more and more stable. एंड क्या होता है कि यार ये सारे एसेट्स हैं वो एकदम ही डिफरेंट काम करते हैं स्टॉक मार्केट. तो टिपिकली क्या होता है कि यार सारे स्टॉक मार्केट साथ में ऊपर जाते हैं या साथ में नीचे जाते हैं. अगर सब चीज़ों में आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो साथ में ऊपर जाते हैं तो आपका नुकसान ही है. पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नाम की एक चीज़ होती है, तो आप चाहोगे ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना जो एक साथ सिंक में नहीं काम करते. बिटकॉइन एक्चुअली वैसा है, क्रिप्टो मार्केट ब्रॉडली ऐसा है जो इक्विटीज़ के साथ सिंक में काम नहीं करता. आज US इक्विटीज़ मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, बट बिटकॉइन ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है, करीब 20-25% नीचे चल रहा है. तो मेरे हिसाब से दैट इज़ अनदर वेरी यूनिक प्रॉपर्टी, विच इज़ वाई आज से 10 साल बाद आप और मैं जब बात कर रहे होंगे तो हम इक्विटीज़ का डिस्कशन और क्रिप्टो का डिस्कशन सेम लेंस पे कर रहे होंगे, क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, इतने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो सब जगह देने लगेंगे, क्योंकि रेगुलेट हो जाएगा तो क्लैरिटी होगी. ऑल्सो ये
तब तक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई होगी, कोर बिटकॉइन दैट विल मेक इट मोर एक्सेसिबल, मोर चीपर, एक्सेसिबल फास्टर, एंड हम ये सारी चीज़ें हमारी कस्टडी में रख रहे होंगे, एंड टू द पॉइंट वेयर एक्चुअली हो सकता है कुछ रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे इक्विटीज़ भी मूव कर जाए इन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड. दैट्स व्हेयर आई थिंक द वर्ल्ड इज हेडिंग टू ओवर द नेक्स्ट 10 years. इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो, मेरे पास ना इतना नॉलेज और ना इतना मैं कमेंट कर सकता हूँ इस पर कि ये होगा कि नहीं होगा. ऑफ कोर्स, मतलब इज विजुअल थिंकिंग, राइट? हाँ, मतलब एंड मेरा एक, मैं बताता हूँ चैलेंज क्या है, राइट. आई ट्राई टू स्टडी दिस मार्केट अलॉट. मैं सोचा कि मैं भी इन्वेस्ट करूँगा. मैंने काफ़ी ये भी सोचा कि मैं लॉन्ग टर्म से करता हूँ कि यार हर महीने में अगर मैं 5% मेरे पैसे हैं तो 5% इसमें SIP ऐसा डाल देता हूँ. करेक्ट. कि अगर मेरा 95% SIP कहीं और जा रहा है, 5% यहाँ डालना स्टार्ट कर देता हूँ, राइट. करेक्ट. एंड एक मेरे को चैलेंज आया विच इज़ एन ओपन चैलेंज विच आई एम आस्किंग यू, राइट. मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी गवर्नमेंट्स और अथॉरिटीज़ और जो सेंट्रली कंट्रोल चीज़ें होती है, जब भी उनके हाथ से पावर जा रहा होता है ना किसी चीज़ को कंट्रोल करने का, करेक्ट, तो वो जाने नहीं देती हैं. करेक्ट, वेरी ट्रू, राइट. सो लेट्स से अगर इंडियन गवर्नमेंट है या चाइनीज़ गवर्नमेंट है या अमेरिकन गवर्नमेंट है, इनको पता है कि ये देश कंट्रोल इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पैसा इनके हाथ में है. करेक्ट, राइट. अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हम गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. करेक्ट. अगर ये मैंने करेंसी पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया या मेरे देश को अलाउ कर दिया, तो मेरे हाथ से कंट्रोल चले जाएगा कंट्री को एक तरीके से कंट्रोल करने का. करेक्ट. राइट. इसीलिए मैं मेरा पावर जाने नहीं दूंगा. करेक्ट. एंड दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं इसकी फ्यूचर में जब तक गवर्नमेंट एक क्लियर स्टैंड नहीं देती तब तक अनसर्टन है. क्योंकि कोई भी इंसान जो पावरफुल है वो अपने हाथ से सबसे बड़ा पावर उसका पैसे का है, वो छोड़ के इंडिविजुअल हर किसी को हाथ में क्यों दे देगा. ओके, चलो तो थोड़ा एग्जांपल के साथ बात करते हैं जो आज चल रहा है. क्या आप गोल्ड को कंट्रोल कर सकते हो कंप्लीटली? गोल्ड ओनरशिप, गोल्ड एसेट, गोल्ड प्रोडक्शन तो नहीं कर सकती गवर्नमेंट कंट्रोल, बट दे आर ओके विथ होल्डिंग गोल्ड इन द रिजर्व्स, दे आर ओके विथ यूजर्स होल्डिंग गोल्ड, एंड दे आर ओके विथ देयर बीइंग सम ट्रांजैक्शंस कॉस्ट. मतलब गोल्ड पे बाय द वे 3% TDS लगता है बाइंग एंड सेलिंग पे, तो गोल्ड के साथ सब ओके है करने को गवर्नमेंट. एट द सेम टाइम रुपी है जो गवर्नमेंट कंप्लीटली कंट्रोल करती है, और रुपी RBI कंट्रोल करती है वाया सिस्टम ऑफ बैंक्स, वाया सिस्टम ऑफ रेट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक्चुअली arguably I think of crypto in the very same way. On the one hand, it is a technology that enables the RBI to actually control it much better. तो ये दुनिया भर में एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC नाम की एक चीज़ पे बहुत चर्चा हो रही है, एंड इंडिया में भी एक e-rupee नाम की चीज़ है. एक्चुअली with the use of the technology, most governments will actually be able to more efficiently, बहुत बेहतर तरीके से अपने रुपए, मतलब अपनी करेंसी को कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं. हम सबने जैसे सोडेक्सो कूपन्स या जीटा कार्ड के बारे में तो सुना होगा, राइट, कि हमें मील पासेस मिलते हैं. नाउ मील पासेस का हमें मिलते हैं टैक्स फ्री तरीके से मिलते हैं, बट हम यूज़ उसको सिर्फ मील्स के लिए कर सकते हैं, राइट. ओनली फूड चीज़ों पर अलाउ होता है. ये क्यों है? क्योंकि वो सिस्टम में लिखा हुआ है कि इसको बस फूड के लिए यूज़ करो. नाउ इमेजिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिविंग सब्सिडी फॉर फर्टिलाइजर्स to a farmer that can only be used for fertilizers and not be used to pay away some loan that they had. That is such a more powerful way of controlling how the money is being distributed, right? So the technology gives actually governments more control and not less. So I actually think that is one pathway where it will get adopted. And on the second hand, the public pieces like Bitcoin, like Ethereum, and so on and so forth will become efficient and more valuable. And because they'll be valuable, these entities will be okay for people to own it. Because at the end of the day, सबको wealth चाहिए. मतलब ये तो एक बहुत ही inherent human nature है ना, कि मेरे को ज़्यादा पैसे कमाना है. और अगर तू मेरा पैसा कमाने में बीच में आ रहा है तो मेरे को तू नहीं चाहिए. Do you think कि हमारी कंट्री एक नई टेक्नोलॉजी और पैसे बनाने की उम्मीद को समझेगी, एक अपॉर्चुनिटी समझेगी, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं वो समझेगी, एंड उसके बाद वो गवर्नमेंट्स को फोर्स करेगी कि तुम एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो? यार इंडिया बहुत ही प्रोग्रेसिव है. मतलब ये I'm asking you a question. करेक्ट. आप ये जो सेम सारी चीज़ बोल रहे हो सबको UPI के लिए ट्रू है, राइट. एंड टुडे UPI is the world's probably best payments interface, and the government of India is promoting UPI outside the country, yeah, right. So it is the government of India actually very progressive. एंड वी आर फार अहेड इन द थिंकिंग. बट ये समझना चाहिए एक रेगुलेटर का काम बहुत टफ होता है, लोगों को समझ में नहीं आता. तो एक रेगुलेटर को
सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि यार यूज़र प्रोटेक्टेड है, फिर उसको ये मेक श्योर करना है कि टेक्नोलॉजी को एनकरेज किया जा रहा है, एंड फिर उसको ग्रो करना है. डू यू थिंक कि अभी बहुत लेट हो चुका है बिटकॉइन या इथेरियम में पैसे डालने से? तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताता हूँ, ठीक है, एंड आई विल कम टू दिस. 2013 में जब मैंने पहली बार बिटकॉइन खरीदा था, सेम जर्नी, ओके. एक हमारे कुछ 10 लोगों का ग्रुप था, एक ईमेल थ्रेड था जिसपे आया कि यार बिटकॉइन एक कुछ वियर्ड सी चीज़ है जिसका प्राइस $300 हो गया है और 3 दिन में 40% ऊपर गया है, आर वी टू लेट. ठीक है, वी बॉट इट अ बंच ऑफ अस, छोटा सा अमाउंट, तब तो इंडिया में खरीद भी नहीं सकते थे. कोई तो दोस्त था, उसको बोला भाई तुम्हारे नाम पे खरीद लेना, हाँ तुम्हारे नाम पे खरीद लेना. एंड फिर बीच में नीचे गया, उसके 5-6 महीने बाद ब्रेक इवन टाइप्स आया और 5-10% ऊपर गया तो सबने बेच दिया और सब खुश हो गए, राइट. उस ईमेल थ्रेड पे 2013 से लेकर 2024 तक 11 साल में हर 2-3 साल में एक मैसेज आता है, बिटकॉइन प्राइस इज XYZ, आर वी टू लेट. बिटकॉइन प्राइस इज XYZ, आर वी टू लेट. बिटकॉइन प्राइस इज XYZ, आर वी टू लेट. एंड ओवर टाइम क्या हुआ है कि ऑल ऑफ दोज पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन दैट जर्नी, बिकॉज जैसे उन्होंने यार साइकिल्स यहाँ कंप्रेस्ड है तो ये लर्निंग बहुत फास्टर है. ओवर टाइम एवरीवन इन दैट ग्रुप एक्चुअली टुडे ओन्स सम अमाउंट ऑफ क्रिप्टो and they own it and they are comfortable with it and they think okay this is for the longer run and we will continue to keep it this way. So that's the way at least I would put it कि यार you should never think of it from a timing perspective. You should think of it कि यार if you believe in it and you think it will work, थोड़ा over यार time. बिलीव और कन्विक्शन बनाना ना बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर नॉर्मल यूजर्स. मतलब मैं बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ कि हम लोग ना टेक्नोलॉजी गीक्स नहीं है. करेक्ट. जो देख रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी के इतना नहीं समझ आता. करेक्ट. हमें अगर समझ भी आता है तो हमारी फील्ड में समझ में आता है. करेक्ट. एक नई फील्ड में पूरा समझना और बिलीफ बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो यूजुअली आप या तो होप और एस्पिरेशन में जाते हो कि यार भाई इधर पैसे बन जाएंगे यहाँ लगा दो, या आप फोमो में जाते हो कि सब लगा रहे हैं मैं नहीं में. तो यहाँ बस ये लगाते हो कि मोटा 4-5 चीज़ें जो मैंने सीखी वो सेंसिबल लग रही है. करेक्ट. राइट. इसी रीज़न से आप स्टार्ट करते हो. एक बार आप जब अंदर जाते हो उसमें जब अपने पैसे बने तब आपको और चलाती है कि यार ओके यार अब मैंने 10 रुपये कमा लिए तो मैं और समझता हूँ, कोशिश करता हूँ, कुछ मेहनत करता हूँ कि कहाँ से क्या कर सकता हूँ. राइट. एक्चुअली बिलीव में तो बहुत कम लोग लगाते हैं. मोस्ट लोग इसी उम्मीद में लगाते हैं कि यार चलो हिस्टोरिकली बड़ा है तो और 3-4 साल में. तो मैं वो उम्मीद की बात ही कर रहा हूँ. तो डू यू थिंक कि अभी बहुत लेट हो गया है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगेन अगर आप ये सोच लो कि 6 महीने में बढ़ जाएगा तो येस मे बी लेट हो गया है. आई कांट प्रिडिक्ट इट, क्योंकि इफ आई कुड आई वुड, राइट. बट इफ़ यू हैड मनी, आज अगर आपके पास 10 लाख रुपए होते हैं, करेक्ट, ठीक है, और 10 लाख रुपए में आपको एक बहुत छोटा सा Tier 2 सिटी में एक फ्लैट मिल रहा है, करेक्ट, ठीक है, 1 HK, आप वो ले सकते हो. करेक्ट. 10 लाख रुपए में आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो टॉप कंपनीज का. 10 लाख रुपए में आप बिटकॉइन इथेरियम खरीद सकते हो. करेक्ट. क्या खरीदोगे यार? तो और सिर्फ प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कि मैं एक नया इंसान हूँ जिसने 10 लाख रुपए कमाए मेरी जॉब करके या बिजनेस करके या जो भी फ्रीलांस जॉब करके, ये 10 लाख रुपए मैंने कमाए, तो मुझे नॉलेज ना रियल एस्टेट का है, ना स्टॉक्स का है, ना क्रिप्टो का है. करेक्ट. मैं तीनों में नॉलेज बनाने की कोशिश करूंगा. करेक्ट. तो आपको क्या लगता है कि किसमें आप किसमें लगाओगे? तो यार एंड प्योरली आपके ओपिनियन के ऊपर. अगर ये मेरा पहला पैसा है एंड दिस इज द फर्स्ट मनी दैट आई मेड, मेरे पास कुछ बैक नहीं है, तो एक्चुअली मैं अबाउट 90% ऑफ दिस इक्विटीज में डाल देता. 9 लाख रुपए में 9 लाख रुपए में स्टॉक्स मार्केट में डाल देता. 1 लाख रुपए के साथ मैं बिटकॉइन और ETF में इन्वेस्ट करता. दोनों इक्विटी इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में ओवर द नेक्स्ट 5 से 6 महीने करता. मतलब धीरे धीरे ऐड. अच्छा, तो मतलब मैं 6 महीने में 6 महीने में डिवाइड करता. हाँ, हर महीने थोड़ा डालता और थोड़ा 90% में स्टॉक्स में, 10% में क्रिप्टो में डालता. आज फ्लैट वेट खरीदता ही नहीं. हाँ, मतलब मैं नहीं खरीदता क्योंकि फ्लैट लिक्विड नहीं होता है, और बिकॉज ये मेरा पहला पैसा है, हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़ सके, तो मैं चाहूँगा कि पैसा लिक्विड जगहों पे रहे, मैं जब निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ आराम से. एंड फ्लैट भी जब खरीदते हो तो टाइम होराइजन बहुत लंबा होता है, क्योंकि आपने Tier 2 1 BHK बोला है तो देयर आर लॉट ऑफ अजम्पशंस ओवर देयर. तो 10-15 साल के टाइम होराइजन से मैं सोच रहा हूँ. इक्विटीज़ और क्रिप्टो में मैं छोटे टाइम होराइजन के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ. दैट्स द आंसर. गॉट दैट. फेयर आंसर. ओके, मेरे पास कुछ मिथ्स हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. मेरे को बताओ कि वो मिथ्स हैं कि फैक्ट्स हैं. करेक्ट. ठीक है. क्रिप्टो करेंसीज आर इलीगल इन इंडिया. मिथ. प्योरली मिथ. सब लीगल है? कंप्लीटली लीगल है. क्रिप्टो करेंसीज आर ओनली यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज. कंप्लीटली मिथ.
थोड़ा एक्चुअली एनेक्डोट देता हूँ मैं. इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसीज आर द वर्स्ट थिंग टू बी यूज फॉर इलीगल एक्टिविटी. क्यों? टेररिज्म एक्टिविटीज, एक्सटॉर्शन, कंप्लीटली ट्रेसेबल होते हैं वो. मैं आपको बताता हूँ जितने भी स्कैम हुए हैं, मतलब क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जिसका नाम था, एक माउंट गॉक्स करके एक्सचेंज था. उसको कुछ लोगों ने हैक करके उसका पैसा लेके भाग गए थे. सीबीआई ने 8 साल बाद एक उनके ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करके उनको पकड़ा है और उनको जेल में डाला है. आप कैश को ट्रेस नहीं कर सकते, कैश कहीं पे भी चले जाएगा, बट आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीटली ट्रेस कर सकते हो. तो एक्चुअली there are conspiracy theories on Reddit that say that Bitcoin is an invention of CIA to track terrorists. Not kidding. So it is completely legal. It is actually one of the worst assets that you can use for doing illegal activities. पर ऐसे मूवीज़ में तो दिखाते हैं ना कि यूजुअली मूवीज़ और शोज़ में एक परसेप्शन बनाते हैं कि जो टेररिस्ट हैं वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, इलीगल किसी से मर्डर करवाना है तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं. मेजॉरिटी टेररिस्ट US डॉलर यूज़ करते हैं यार बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए. इंटरेस्टिंग. हाँ, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस. इट इज़ ओवर हियर दिस कंप्लीटली ट्रेसेबल एंड इट इज़ हार्ड टू गेट इट. क्रिप्टो करेंसीज का कोई रियल यूज़ नहीं है, दे आर जस्ट स्कैम. That is not true. I wouldn't say that's true for all cryptocurrencies. There are some cryptocurrencies that are just scam, but that is not true for a wide variety of the tier 1 cryptocurrencies. Okay, जैसे what are short tell me short कौन सी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जहाँ पे आप बोल रहे हो कि as per your knowledge ये तो पक्का स्कैम नहीं है? Correct. So there is Bitcoin, Ethereum, there is Solana, there is Polygon. ये तो कुछ 3-4 टॉप है. Then there is Arbitrum, Optimism, Starknet. ये पक्का पता है कि कुछ जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं. एंड इनका ये सब पता करना एक्चुअली बहुत आसान होता है. Okay. अगर रियल लोग हैं, रियल काम चल रहा है तो हो जाता है. हम मुद्रेक्स पे इसका ऐसे रेटिंग भी देते हैं, A+, A रेटिंग तरीके से, AAA टाइप्स फंडामेंटल रेटिंग्स है. ओके. क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स गारंटी हाई रिटर्न्स? फॉल्स कंप्लीटली. दे डोंट. देयर इज नो गारंटी. इट्स अ मिथ. Crypto transactions are completely anonymous? False. Completely. They are not anonymous. They are pseudo-anonymous. Which means कि अगर आपको पता है कि एक वॉलेट किसका है तो आप उसको सब कुछ ट्रेस कर सकते हो, बट अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप नहीं पता कर सकते. एंड ओवर टाइम सबको पता चलता. Government will ban cryptocurrency soon? Myth. You think you're working with government or government have said something around the world, कुछ ना कुछ जिस पे प्रोग्रेस चल रही है जिसकी वजह से you're saying myth so Correct. confidently? Yeah, so there are various governments that have actually already legalized this. And when I say legalized, it is accepted to do everything, and there is in some cases a regulator that's regulating it. Got it. So that's why I'm saying with high confidence that over time it will not be banned. No. Cryptocurrencies are a quick way to get rich and retire in Dubai. Complete myth. Cryptocurrency. यार रोज रील आती है कि oh I made this much money in crypto and now I'm chilling in Dubai with my Burj Khalifa view penthouse with like a private swimming pool and like 500 jets and 200 cars I have. वो आदमी सिर्फ ऐड से पैसा बना रहा है, क्रिप्टो से पैसा नहीं बना रहा है. Cryptocurrencies have no real world use. Yeah, I think we established it already. So this is a myth completely because we've established. Perfect. I think that sums up all my questions. Thank you so much for explaining Great having you. questions and telling me about your journey, your business and cryptocurrencies in general. Thank you so much. मजा आया बात करें. मजा आया राज. Thank you for having me here. Thank you. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. प्लीज़ मुझे ये बताओ कमेंट्स में कि और कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूं अपने पॉडकास्ट में ताकि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले. एंड फीडबैक में ये भी बताना कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम और बेटर आपके लिए सर्व कर पाएँ, आपके लिए बेटर वैल्यू ला पाएँ. आई होप यू एन्जॉयड द शो. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट. एंड जाने से पहले ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करना ना भूलना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा.